तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था कि एटम क्या होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयन का फॉर्मेशन होता है। आप सबको मैंने अपने फर्स्ट क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। कुछ सेकंड्स में एक शॉर्ट व्यू दे देते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने ये सेकंड क्लास ज्वाइन की है तो फर्स्ट लेक्चर को जा कर के जरूर ध्यान से देखें, तभी सेकंड लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आयंस क्रिएट होता है और आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव कब होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। निगेटिव कब होता है, ये मैंने आपको बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना निगेटिव आयन है। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी मेटल में प्रेजेंट होती है, गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल में प्रेजेंट होती है। इस बात को मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया था। अब मैं कुछ एटम के बारे में आप लोगों को और बेहतर जानकारी दे करके एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। उस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बहुत ही आसान तरीके से एटम, आयन और आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, इसका नॉलेज बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कल की क्लास के बाद आज की सेकंड क्लास। चलो भाई देखिए, कोई एटम है, एटम दो कंडीशन पर प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका न्यूट्रल पार्टिकल और एक हो गया आपका आयन। जब एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है आपका स्टूडेंट, उसमें जो डिजिट नीचे लिखी होती है Z है, ऊपर लिखी होती है A है। कल के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, इस Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इस A को एटॉमिक मास कहते हैं। तो जब आपका न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो उस कंडीशन पर Z मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है। फिर समझिए, Z एटॉमिक नंबर, P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन होता है और आपका सिंपल फार्मूला A इक्वल्स टू Z प्लस N अप्लाई होता है। इस समय Z के प्लेस पे आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, इस केस के लिए Z के प्लेस पे आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एटम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और आपका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब मैं बात करूं अगर आपसे आयन की, तो बहुत ध्यान से देखिए आयन में क्या होता है
कि दो टाइप के आयन होते हैं, एक हो गया आपका पॉजिटिव आयन, एक हो गया निगेटिव आयन। एक हो गया आपका पॉजिटिव आयन, एक हो गया आपका नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में क्या होता है, सभी ध्यान से देखें। पॉजिटिव आयन में क्या होता है, देखिए ध्यान से। एटम के लास्ट सेल से एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है, एक बार जाकर जरूर ध्यान से आप सब देखें। अब देखिए इस कंडीशन के लिए क्या होता है, Z इक्वल्स टू P, मतलब मेरे कहने का ये Z P के इक्वल होता है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, P क्या होता है, प्रोटॉन। दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन इसकी नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होती, लेकिन इसकी नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होती। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होती तो फिर क्या होता है, वो भी देखिए आप ध्यान से। अगर हम ये देखें कि इस कंडीशन पे आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बहुत आसान है। देखिए देखना, हमने देखा E इलेक्ट्रॉन है और ये होता है Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। E इक्वल्स टू Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम देखेंगे, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को जब हम देख कर एटॉमिक नंबर से लेस कर देंगे, आपके क्या निकल के आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसका ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, बहुत बेहतर आएगा। देखिए ध्यान से। सपोज मैंने कहा Al ट्रिपल प्लस आयन इज प्रेजेंट, आयन इज प्रेजेंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम आयन। हमको सबसे पहले ये देखना है जो एटम दिया गया है उसे पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। आप सब चेक करें, Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। जब Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू 3। जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके 3 हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3 होने के बाद आपको एल्यूमिनियम आयन में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, Z क्या होता है इसका 13, माइनस क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3 है, आपने लेस किया 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्योंकि कोई भी एटम पे जितने पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पे उतने इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ गए। डन, ओके। मैं नेगेटिव आयन की बात करने जा रहा हूं। मैंने आपका कोई एटम लिया, कोई भी एटम है, कोई भी एटम के लास्ट सेल है, एटम के लास्ट सेल है, उस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ।
लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और गेन होने के बाद एक निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ। एक निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ। इस केस के लिए भी आपकी कभी भी Z तो P के इक्वल होगा, बट कभी भी ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। Z इक्वल्स टू P नॉट इक्वल्स टू E। इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Z प्लस निगेटिव चार्ज। Z प्लस निगेटिव चार्ज। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का लेकर के एग्जाम्पल बताया हुआ है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं आपके निगेटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल लूँगा और यहाँ पर आपके बताऊँगा कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, सपोज मैंने आपका फास्फोरस एटम लिया, फास्फोरस एटम पे 3 चार्ज लगाए। अब ये क्या, फास्फोरस में 3 चार्ज लगने के बाद ये फास्फोरस का आयन बन गया और फास्फोरस आयन इज प्रेजेंट। कैलकुलेट number of electron, calculate number of electron। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। मैं आपसे इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है, देखिए ध्यान से, Z प्लस निगेटिव चार्ज। Z प्लस निगेटिव चार्ज। Z प्लस निगेटिव चार्ज। और जब मैं Z प्लस निगेटिव चार्ज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा Z 15 प्लस निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज इस पे 3 लगे हुए हैं, 3 जोड़ दिए, टोटल आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत बेहतर तरीके से देखिए, यहाँ पे आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देख सकते हैं Z 15 है, इक्वल टू प्रोटॉन 15 है, बट ये नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नंबर 18 है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है। तो 18 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज हैं। 3 निगेटिव चार्ज का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 15 थे, 3 और आ गए, अब 15 3 मिल करके आपके 18 बन गए। सो प्लीज, जिस स्टूडेंट्स को इस इंपॉर्टेंट पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको नोट करना हो फटाफट नोट कर लीजिए, और कुछ ही सेकंड्स में हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जी हाँ, हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे आते हैं। हम मॉलिक्यूल्स के बारे में आपसे बात करते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से समझना है आप लोग को।
व्हेन क्या होते हैं मॉलिक्यूल आपके, व्हेन मोर देन वन एटम्स combined together, when more than one atoms combined together, they form molecule. They form molecule. अच्छा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, एटम से होता है। एटम का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और इनर सेल में मूव करता है, मतलब ये सेल में प्रेजेंट होता है। और ये पार्ट उसका जो पॉजिटिव सेक्शन होता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सेंटर पे प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, इस बात को हम आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन मोर देन वन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। दे फॉर्म मॉलिक्यूल। देखिए H का एक एटम है, ये क्लोरीन के एक एटम से कंबाइंड होगा, आपके मॉलिक्यूल बनाएगा HCl। देखिए आपके H का एक एटम है, एक और H का एटम है, ये H के दो एटम के साथ कंबाइंड होगा, ये आपका H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर देखिए एक Cl का एटम है, एक और Cl के एटम से कंबाइंड होगा, ये Cl2 का मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ये आपस में मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब देखिएगा ये जो सोडियम का आयन है ये प्लस होता है, Cl का आयन माइनस होता है, और इस प्रकार जब ये आयन आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं आयनिक मॉलिक्यूल। आयनिक मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल का ही एक छोटा सा पार्ट है एक आयनिक मॉलिक्यूल। तो देखिए ध्यान से, आयनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा आपके, व्हेन आयंस आर कंबाइंड टुगेदर। मैंने क्या बोला बेटा, व्हेन आयंस आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म आयनिक मॉलिक्यूल। दे फॉर्म आयनिक मॉलिक्यूल। फिर देखिए ध्यान से, सोडियम का आयन है, क्लोरीन के आयन से कंबाइंड होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देगा। ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड क्या है स्टूडेंट्स, एक आयनिक मॉलिक्यूल है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं कि ये आयनिक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इस आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम कैसे शो कर सकते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल में एक इसका पार्ट है आयनिक मॉलिक्यूल। आयनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एक पार्ट है आयनिक मॉलिक्यूल, और आयनिक मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना है, आयन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, आयन से मिलकर के बना है। आयन आपके दो हैं, और एक आयन है पॉजिटिव, एक आयन है निगेटिव। एक आयन है पॉजिटिव और एक आयन है निगेटिव। तो मैंने आपको बताया पहले मॉलिक्यूल के बारे में कि व्हेन मोर देन वन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एक पार्ट होता है आयनिक मॉलिक्यूल। आयन आपके दो होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। तो व्हेन पॉजिटिव आयन
कंबाइंड विद निगेटिव आयन। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हेन पॉजिटिव आयन कंबाइंड टुगेदर with negative ion they form ionic molecule। देखिए, जब पॉजिटिव आयन अपने निगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होगा तो उस कंडीशन पे आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब आयनिक मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि सोडियम पे आयन होता है 1+, हमने क्लोरीन एटम लिया, उस पे आयन होता है 1-, क्योंकि सोडियम एटम के लास्ट सेल में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ना है। देखिए, लास्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन को भी लेता हूँ तो क्लोरीन में 2, 8 फिर 7 आ जाएगा। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन शो करेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 निगेटिव चार्ज आया। अब अगर देखा जाए तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 ट्रांसफ़र हुए। देखिए ध्यान से, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमेशा NaCl बनाएगा, और किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन केवल इस मेथड से ही बहुत आसानी से निकाला जाता है। जैसे अब मान लीजिए आपको बनाना है मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम और फास्फोरस का मान लीजिए आपको आयनिक मॉलिक्यूल बनाना है। देखिए, हम आपको फिर से एक बार बहुत अच्छे से बता रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने मैग्नीशियम को लिया, इसका एटॉमिक नंबर लिया, एटॉमिक नंबर लेने के बाद आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जिसका डिटेल मैं आपको पहले लेक्चर में पहले ही दे चुका हूँ। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। याद कीजिए मेरे पहले लेक्चर की बात, मैंने बताया था कि जब आपके एटम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो इसका जो आयन बनेगा वो 2+ बनेगा। अब अगर मैं फास्फोरस को लेता हूँ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका 285 आएगा। अब देखिए 285 आएगा तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन के गेन को शो करेगा। तो देखिए, मैग्नीशियम पर आयन आए 2, फास्फोरस पे आयन आए आपके 3, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये रहा आपका मैग्नीशियम, ये रहा आपका फास्फोरस। मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे देखिए कितनी शो हो रही है, चार्ज इसके 2, और फास्फोरस के यहाँ कितने चार्ज शो हो रहे हैं, 3 शो हो रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका एक निकल के आ जाएगा Mg3P2, और Mg3P2 एक आयनिक मॉलिक्यूल हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम के आयन से होता है। आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपने देखा एटम के आयन से होता है, और इस टाइप से आपके ये जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफाइन होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने अगले एग्जाम्पल को करते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम कैसे फॉर्म करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को हम फिर से एक बार लेके आएंगे। ये रहा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। अब देखिए स्टूडेंट,
लास्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, लास्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। दिमाग पर सोचिए, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन की बात करें हम, तो मैंने एटॉमिक नंबर 8 ले लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 कर दिया। जब मैं 2,6 कर दूंगा तो अब ये लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को शो करने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जैसे ही आएंगे अपना नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज ले आए। मॉलिक्यूल बनाना बहुत आसान हो गया। ये 2 आयन शो कर रहा है, ये भी आपके 2 आयन ट्रांसफ़र शो कर रहे हैं। अगर आप 2 से 2 को कैंसिल करके यहाँ पे 1 1 ले आएँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका एक आयनिक मॉलिक्यूल CaO का फॉर्मेशन हो गया, जिसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो 5 से 6 सेकंड्स में फटाफट नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बहुत ध्यान समझिएगा, मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। आयनिक मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक एटम्स। अब आयनिक एटम्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस किसके होते हैं, एटम्स के होते हैं। आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है बेटा, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। बहुत ध्यान समझिए, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। अब मूवमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। लॉस करने का मतलब मेटल है, गेन करने का मतलब नॉन मेटल है। राइट? एकदम बात क्लियर हो गई बेटा। अच्छा, मैं आपको इसमें एक छोटा सा वर्ड पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 11th में आप लोगों को बहुत डिटेल से उसका एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बट मैं यहाँ अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप लोगों को उस शब्द का यूज कर रहा हूँ। उस शब्द को, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, जैसे मैंने आपका मॉलिक्यूल लिया तो H2 लिया, मैंने मॉलिक्यूल लिया Cl2 लिया, मैंने मॉलिक्यूल लिया तो आपका HCl लिया, मैंने मॉलिक्यूल लिया आपका CH4 लिया। तो मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। आप एक लाइन में समझिए, मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। राइट? आयनिक मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। आयंस किसके, एटम के आयंस। कैसे फॉर्म होते हैं एटम के आयंस, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, 2 टाइप से होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। मैंने आयनिक मॉलिक्यूल्स लिया NaCl, मैंने आयनिक मॉलिक्यूल्स लिया CaO, मैंने आयनिक मॉलिक्यूल्स लिया MgCl2, मैंने आयनिक मॉलिक्यूल्स लिया CaF2। आप सब देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे लिखे हैं। ये मॉलिक्यूल्स एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, हम इनको कहेंगे मॉलिक्यूल्स। राइट? अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं बॉन्ड। देखो बेटा, मॉलिक्यूल में
एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 एटम हैं, इसमें 2 एटम हैं, इसमें HH के 2 एटम हैं, इसमें ClCl के 2 एटम हैं, इसमें एक H एक Cl का एटम है, इसमें एक H और C के एटम हैं, इसमें Na और Cl का एटम है, इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन का एटम है, इसमें मैग्नीशियम क्लोरीन का एटम है, इसमें कैल्शियम फ्लोराइड का एटम है। अब मॉलिक्यूल में एटम्स जिस फोर्स से अटैच होते हैं, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल में एटम जिस फोर्स से अटैच होते हैं उस फोर्स को स्टूडेंट हम बॉन्ड कहते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स बॉन्ड इज अ फोर्स विच प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तुमसे कोई पूछे बॉन्ड क्या है, इसका पूरा एक चैप्टर क्लास 11th में दिया गया है। हम वो नहीं पढ़ने जा रहे, हम केवल एक लाइन पढ़ने जा रहे हैं। हमसे कोई कहेगा कि HCl मॉलिक्यूल है भाई, अब ये HCl मॉलिक्यूल में HCl से किस फोर्स से अटैच है, उस फोर्स को हम बॉन्ड कहेंगे। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? बॉन्ड कहेंगे। देखिए ध्यान से, तो एक मान लीजिए आपका मैंने एटम लिया, ऊपर से ही HCl, तो HCl से जिस फोर्स से अटैच है उस फोर्स का नाम है बॉन्ड। तो bond is a force which present in a molecule. Bond is a force which present in a molecule and atoms are combined with that force. क्या है बॉन्ड? बॉन्ड इज अ फोर्स विच प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एंड एटम्स आर कंबाइंड विद दैट फोर्स। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया आपका एक छोटा सी बात मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया ये कैसे फॉर्म होते हैं। मैंने आपको आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाला वर्ड रिएक्टेंट। फिर उसमें हम पढ़ेंगे उसमें वर्ड यूज होने वाला प्रोडक्ट, राइट। तो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे क्या है रिएक्टेंट, क्या है प्रोडक्ट। चलिए, तो हम यूज़ करने वाले हैं वर्ड रिएक्टेंट का। फिर हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा आप लोग को। सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आपने इसमें वाटर मॉलिक्यूल को फिल कर दिया। मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल, आपके दिमाग पर फट से आ जाना चाहिए क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम नोन एज वाटर मॉलिक्यूल।
अब आपने इस पर शुगर मिलाया, इसमें आपने स्टूडेंट क्या मिलाया, शुगर मिलाया, और जैसे ही आपने शुगर को इसमें ऐड किया, अब ये शुगर इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब बताइए क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। अब इस पर क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या लिया, वाटर लिया, आपने क्या लिया, शुगर लिया, और मैं आपको बता दूं शुगर का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। इसे आप लोग नोट्स में साथ साथ लिखते भी जाइएगा, C12H22O11। ये आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए बन क्या रहा है, शुगर सॉल्यूशन। बन क्या रहा है आपका, शुगर सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो जो सब्सटेंस हम लेते हैं रिएक्शन के लिए, आपस में रिएक्शन कराने के लिए, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जो फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जो सब्सटेंस हम लेते हैं वो रिएक्टेंट है, जो बनता है वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है आपका H2O प्लस शुगर, सॉल्यूशन है इसका शुगर सॉल्यूशन, इसका प्रोडक्ट है। तो समझिए अब बात ध्यान से। अब आपको ध्यान से समझना है रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस विच take part in chemical reaction known as reactant। प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट in chemical reaction नहीं बेटा, which form after the reaction known as प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके, जो रिएक्शन के बाद आपके फॉर्म होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। जो हम सब्सटेंस लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल से जब कंबाइंड होगा HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। बहुत ध्यान से देखना है,
H के यहाँ पर 2 एटम हैं, Cl के यहाँ पर 2 एटम हैं, H के यहाँ पर 1 एटम है, Cl का यहाँ पर 1 एटम है। अब देखिए H के यहाँ पे 2 हैं, H के यहाँ पे 1 हैं, Cl के 2 हैं, Cl के 1 हैं, दोनों एक एक को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। हम आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना भी बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए रिएक्टेंट क्या है, ये है, प्रोडक्ट क्या है, ये है, और ये क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई। प्लीज़ जिनको नोट करना हो फटाफट नोट कर लें या ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको, क्योंकि अगले लेक्चर में इसी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल से बताएंगे।